अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज़ 05 न्यूज़ चैनल। इस समय हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं बुनकर बिरादराना तंजीम के सरदार जनाब बारहों के सरदार जनाब इदरीस साहब। बात करेंगे जिस तरह से बुनकरों के कारोबार काफी खराब चल रहे हैं, इसी दौर में बुनकरों के कारोबार बहुत अच्छे भी चल रहे हैं। ऐसी खबरें मिली हैं कि बनारस के अंदर बहुत सी छोटी छोटी दुकानें खुल रही हैं और उन दुकानों पर बनारसी साड़ी के बजाय दूसरी साड़ियां लाकर लोग बेच रहे हैं। इस पर क्यों अंकुश नहीं लगाया जा रहा है? अगर ऐसा हो रहा है देखिए, बनारस के अंदर जो रिटेल की दुकान बहुत काफी तेजी के साथ खुल रही है, खोले वो उस पर कोई इतराज नहीं है। लेकिन बनारस के नाम पर दूसरे राज्यों की साड़ी, दूसरे जिले की साड़ी पे स्टिकर, बनारस का स्टिकर लगा करके और बनारसी के नाम पर बेचना और ग्राहकों को ठगने का काम जो बनारस में के अंदर काफी तेजी से पनप रहा है, इस पे वर्तमान की सरकार को भी अंकुश लगाना चाहिए और बुनकर समाज के जो सरमाएदार जिम्मेदार लोग हैं उनको भी अंकुश लगाना चाहिए। इसमें इतनी ज्यादा दुकानें क्यों खुल रही हैं? क्या वजह है? जबकि बनारस का पूरा कारोबार एकदम दिखा जाए तो पावरलूम में खड़ी हो चुकी है, बनारसी माल कोई पूछ भी नहीं रहा है। बनारस के अंदर हो चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, पूर्व की सरकार में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 80 के दशक में, यहाँ पे धागा की फैक्ट्री भी खुलती थी। कई जिलों में जो है धागा बनाने की फैक्ट्री भी थी और सरकार, पूर्व की सरकार, चाहे वो कांग्रेस के शासन में, खासतौर से कांग्रेस के शासन में, बनारस के अंदर और बनारस के आसपास के जिले की जो साड़ियाँ होती थी उसको सरकार खुद यूपी हैंडलूम और यूपिका हैंडलूम के नाम से जो है सीधे बुनकरों से जुड़ करके उनके माल को खरीदती थी। ये तमाम चीजें जो है वर्तमान की सरकार में बंद हो चुकी है और धागे की जो फैक्ट्री थी, धागा बनाने की जो फैक्ट्री थी, चाहे वो सूत बनाने का रहा हो, चाहे कॉटन बनाने का रहा हो, चाहे वो रेशम बनाने का कोई भी फैक्ट्री रही हो, वो सारी की सारी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अंदर बंद हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बुनकर धागे के लिए दूसरे राज्यों के ऊपर निर्भर करता है, चाहे वो गुजरात से मंगाता हो। सिंथेटिक धागा जो है ज्यादातर वो गुजरात से आता है, चाहे वो जरी हो, सिंथेटिक रेशम हो, तमाम चीजें जो है वो गुजरात से आती है। और पेवर जो है कतान वगैरह जो उसको लेना होता है तो वो कर्नाटक, बेंगलोर वगैरह से मंगाती है, या दूसरे देश जापान या जो है चाइना वगैरह का माल मंगाती है। और वो सब माल यहाँ आने पर बहुत महंगा पड़ जाता है, बनारस तक आते आते उस पर जो है महंगा पड़ जाता है। इसके अलावा वर्तमान की सरकार ने धागा पर जो जीएसटी वगैरह, टैक्स वगैरह लगाया, इससे जो है धागा वगैरह महंगा पड़ जाता है। और जब जो साड़ी ये बनारस के अंदर तैयार होती है तो वो साड़ी सूरत वगैरह के साड़ी से महंगी पड़ती है। और हमारे ही समाज के लोग, चाहे वो सूरत में रहे, सूरत हो, नेपाल हो, किसी भी जगह पे जाकर के, हम बनारस के रहने वाले लोग गए और वहां पे जाकर के बनारस की डिजाइन को, बनारस के जकाट को, तमाम चीज बनारस की तमाम चीजों को दूसरे राज्यों में जाकर के इन्होंने इजाद कराया है। और वहाँ जो है डुप्लीकेट, बनारस का जो है डुप्लीकेट जो सूरत काफी तेजी से माल बना रहा है और माल बनाने के बाद उनका कपड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए कि सारा धागा वगैरह सब वहीं से मिलता है। सूरत वगैरह जो गुजरात वगैरह से ही सब में फैक्ट्री है, इस वजह से वहाँ धागा सस्ता पड़ता है, उनके कपड़े सस्ते पड़ते हैं। उस कपड़े को ला करके बनारस में कुछ जरी वगैरह का काम करा करके उस पर जो है बनारसी टैग लगा करके, स्टिकर लगा करके बनारस के नाम पे धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। वो सस्ता और उस पे जो है अच्छा मुनाफा बनारस में बेचने वाले को मिल रहा है। बनारसी साड़ी पे उतना मुनाफा नहीं मिल पा रहा है, बनारस का साड़ी बहुत महंगा पड़ जा रहा है इसलिए। और बनारस के अंदर जो है कारोबार खत्म होने की एक वजह यह है कि इनको धागा दूसरे राज्यों से लेना पड़ता है। दूसरी वजह यह है कि बिजली इनको महंगी पड़ रही है। तीसरी वजह यह है कि माल इनका महंगा होने की वजह से दूसरे राज्यों में नहीं जा पा रहा है, एक्सपोर्ट बंद वगैरह है। काफी दिनों से हम लोग जो है बनारस के सरमाएदार लोगों से, जिम्मेदार लोगों से पूछा करते थे कि आखिर वजह क्या है कि बनारस के अंदर
कारोबार का बर्बाद होने की वजह क्या है तो लोग बता नहीं पा रहे थे। कुछ लोग बताए कि गुजरात के सूरत का जो कपड़ा यहाँ पे आकर के उस पे जो कुछ काम वगैरह करा करके बेचा जा रहा है वो सस्ता पड़ रहा है, इस वजह से बनारस का माल महंगा पड़ रहा है की वजह से लोग ले नहीं रहे। लेकिन सच्चाई धीरे धीरे निकल करके आती है, कुछ सच्चाई निकल करके आई है और कुछ लोगों के जरिए भारत सरकार के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी तक ये संदेश पहुंचा है। हाँ, इसमें बुनकर बिरादराना तंजीम की तरफ से 7 लाइनें लिखी हैं इस पे कि इन बातों को सदन में उठाने की बात है। और तंजीमें हैं बुनकर बिरादराना 12 और 14 कि इन लोगों का अगला क्या प्रयास होना चाहिए, किन मुद्दे पर बात करेंगे? देखिए, जो 22 के सरदार की बात जहां तक आई है तो इनको बहुत पहले ये आवाज को उठाना चाहिए था, लेकिन ये लोग जो है वर्तमान की सरकार के कुछ तथाकथित नेताओं के चक्कर में और हमारे ही समाज के कुछ सरमाएदार के चक्कर में पड़ करके जो है इस तरह की सच्चाई को अवाम के सामने लाने की कोशिश ये लोग नहीं कर रहे थे। किसी वजह से कुछ हद तक सच्चाई जो सामने आई है, जैसे कपड़े पर पहले 2% टैक्स लगता था, जो बाहर जाते थे उस पर जो है 2% का टैक्स लगता था। आज उस पर जो है 85% 75% का टैक्स लग रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं, वर्तमान की सरकार से मांग करते हैं कि उसको पुनः 2% पे लागू किया जाए ताकि बनारस का कपड़ा सस्ता हो और एक्सपोर्ट जो बंद कर दिया गया है उसको पुनः चालू कर दिया जाए ताकि बनारस का माल दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों से होते हुए दूसरे देशों में जाए और बनारस के जो का कारोबार फिर से सुधार। एक सवाल तो ये है। दूसरा ये है कि पूर्व सरकार ने धागों पर 30% की छूट पहले दिए। वह पहले जो है 80 के दशक में धागों पर 30% की छूट मिला करती थी, चाहे वो रेशम का धागा हो, चाहे कतान का धागा हो, चाहे वो कॉटन का धागा हो, कोई भी धागा हो, पहले 30% जो है बुनकरों को धागे पे छूट मिलती थी। वर्तमान की सरकार ने उसको उस छूट को बंद कर दिया है। अब वर्तमान की सरकार से मांग करते हैं कि उस छूट को पुनः जो है 30% की छूट को पुनः लागू किया जाए ताकि बनारस के बुनकर समाज के लोगों को धागा सस्ता मिल सके। एक सवाल और हमारा कि जब केंद्र में और राज्य में जो सरकारें हैं, हमें अपनी मांगे सरकार की तरफ रखना चाहिए कि विपक्ष की तरफ? क्यों लोग विपक्ष की तरफ जा रहे हैं, वर्तमान सरकार की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, आंदोलन की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, पिछले 2 कार्यकाल जो वर्तमान की सरकार का जो 2 साल का 2 कार्यकाल जो बीता है पिछले 10 साल में, 14 से लेकर के 24 तक का जो कार्यकाल बीता है उसमें सरकार हिटलरशाही के तरीके से काम करती थी। ये 24 में जो सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है तो इसके अंदर विपक्ष काफी मजबूत है और विपक्ष के जरिए सदन में ये आवाज उठाई जा रही है। इसलिए लोगों को ये समझ में आया है कि विपक्ष को इस बात से अवगत कराया जाए ताकि सदन में हमारी आवाज को उठाया जा सके। लेकिन इससे पहले भी सदन के अंदर पिछले दो कार्यकाल में भी सदन के अंदर अब बुनकरों की आवाज उठाई गई है और मजबूती के साथ उठाई गई। ये अलग बात है कि सरकार उस समय नजरअंदाज कर रही थी। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि सरकार जो है विपक्ष मजबूत है, इसलिए जो है सरकार भी जो है इनकी आवाज को सुनेगी। और हमारे ही समाज के जो लोग हैं उसमें भी हर तरह के लोग हैं, अपने समाज के लिए लड़ना नहीं चाहते। कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे के ऊपर निर्भर है, कुछ हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो अपने समाज को लेकर के लड़ने की कोशिश करते हैं। इसको जो मुद्दे हैं आपको उसको लेकर क्या अगर से सदन में बात उठी ठीक है, अगर से नहीं उठी तो क्या आप लोग आंदोलन की तरफ फिर जाएंगे? 15 अगस्त के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार, हमें जहां तक उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बुनकरों से वार्ता करने के लिए 15 अगस्त के बाद एक बैठक बुलाने वाली है। ऐसा कुछ इशारा मिला है कपड़ा मंत्री राकेश सचान जी की तरफ से
कि बुनकरों के साथ बैठक करके बिजली की समस्या और भी तमाम समस्याओं को लेकर के वो एक बैठक करेंगे बुनकरों के साथ। तो हमें उम्मीद है कि वर्तमान की सरकार उत्तर प्रदेश में जो है, हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद किसी भी दिन पूरे प्रदेश के बुनकर समाज के लोगों को बुला करके बुनकरों की समस्याओं पर चर्चा करने की कोशिश कर रही है। देखा जाता है आगे क्या हो सकता है। ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। आप देख रहे थे बनारस की आवाज न्यूज चैनल और हमारे साथ जुड़े थे सरदार साहब, बड़ी बेबाकी से बयान रखा है। और सवाल ये था कि अगर से सरकार से हमें कुछ चाहिए, जो सत्ता में है, तो हमें उनसे मांगना है, और लोग विपक्ष की तरफ क्यों जा रहे हैं, इसका भी एकदम जिस तरह से बेबाकी से आपने बयान रखा है। मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि बनारस के अंदर बनारसी साड़ी को बनारसी साड़ी के कारोबार को बर्बाद करने वाला कौन है।